क्या कर रहे हैं भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल और मैं हूं प्रफुल्ल और हमारे साथ हमारी सहयोगी वैशाली मौजूद है। फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह सुबह जब हम आँख खोलते हैं तो हमारी आंखें मोबाइल पे जाती है और ख़बरें तलाश करते हैं कि कौन सी खबर हमारे लिए है, आज दिन भर हमें कौन सी खबरें ज़्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों से हमारा सरोकार होता है और उससे कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या भी शुरू होती है। तो खैर, आज हम बात करेंगे कि आज पूरे दिन कौन सी खबरें आपको टीवी पे दिखाई जाएगी, किन किन खबरों पे चर्चा होगी और कौन से खबरें आपसे इतर रखी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं, दो अपडेट दे दें। महाराष्ट्र की सियासत से शुरुआत करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान मचा है, एक तरफ शिवसेना है, लेकिन शिवसेना में दो दल बने हैं, एक उद्धव ठाकरे की और एक नाथ शिंदे की। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जो पूरे विधायकों की पुरजोर स्वागत कर रही है। गुवाहाटी उनको रखा गया था, गुवाहाटी से हो सकता है कि आज वो महाराष्ट्र पहुंचे, शिंदे भी पहुंचे और महाराष्ट्र में जो खेल चल रहा था, सियासी ड्रामा चल रहा है, वो आज खत्म होने के भी आसार नजर हैं। उसके बाद उद्धव ठाकरे आज दिन भर क्या करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक अहम जानकारी दे दें, क्योंकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के आदेश से शिवसेना विधायकों की सुरक्षा वापस ले ली गई है। यानी जिन विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराई गई थी वो अब वापस ले ली गई है। उनकी और उनके परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सरकार की है, यानी सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। दूसरी खबर, देश में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, यानी देश के अब दूसरे महामहिम की चुनाव होगी और कौन होंगे ये आने वाला कल तय करेगा। दो उम्मीदवार हैं, एक तरफ यशवंत सिन्हा है, दूसरी तरफ है मुर्मू है और द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है और यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा है। अब दोनों में कौन सरताज होता है, किसके सर पे ताज होगा, कौन महामहिम बनेगा, वो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार को बीएसपी का समर्थन मिला। बीएसपी विपक्षी दलों में है, यानी तमाम जो विपक्षी दल हैं एकजुट हो रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही हैं पूरे विपक्ष को इकट्ठा करने का, उसमें एक बीएसपी भी शामिल थी, लेकिन बीएसपी अब अपना मत, अपना जो एक स्पष्टीकरण होता है वो दे दिया है। मायावती ने कहा कि बसपा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, हम एनडीए को नहीं एक आदिवासी के समर्थन में मतदान करेंगे। यानी बीएसपी के जितने भी विधायक होंगे, सांसद होंगे, वो मुर्मू के पक्ष में वोट करेंगे। उसके बाद एक और जानकारी दे दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। कांग्रेस के नेता भी रहे और उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और एक सिंगर भी हैं, कई दिलों पे राज भी किया था। सिद्धू मूसेवाला का आखिरी गाना SYL यूट्यूब पे गुरुवार को रिलीज होता है और जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं उस वक्त तक वह गाना 1.8 करोड़ बार देखा जा चुका है। यानी ये सिद्धू मूसेवाला का अंतिम गाना था, अंतिम सॉन्ग था जो गुरुवार को रिलीज किया गया था। आखिर इसको यूट्यूब पर इतने बार क्यों देखा गया, SYL इसका नाम क्यों पड़ा, ये भी हम आपको बता दें। ये 1.8 करोड़ तक देखा जा चुका है। ये पंजाब से जुड़े कुछ वाक्यों का जिक्र किया गया है इस गाने में। यानी सिद्धू मूसेवाला की अगर गाने की बात करें तो पंजाबी तड़का आपको उसमें नजर आता होगा, पंजाबी झलक की आपको देखने को मिलती होगी, पंजाबी तस्वीरें आपको उसमें नजर आती होगी सिद्धू मूसेवाले के गाने में। ये भी उसी तरीके से है। पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे के लिए सतलुज नदी और यमुना नदी लिंक नहर यानी SYL का निर्माण किया गया था और किया जाना था, जिसका प्रपोजल रखा गया था। भाखड़ा बांध का पानी हरियाणा की यमुना नदी तक पहुंचाने के लिए इसका निर्माण होना था, लेकिन नहर बनने से पहले ही यह मामला विवादों में अटक गया। अक्सर देखा जाता है कि दो राज्यों के बीच जब जल विवाद या जल को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने होते हैं, देने होते हैं, तो उसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। कई ऐसे राज्य, हरियाणा, दिल्ली, आप देखेंगे उधर कर्नाटक चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, तमाम अलग अलग राज्य हैं जहाँ पे नहर विवाद अभी भी चल रहे हैं। तो उसी तरीके से पंजाब और हरियाणा के बीच का विवाद था, जिसमें ये सिद्धू मूसेवाला ने इस कहानी को उस गाने में बताया है। तो आप पूरी गाने को सुनिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि सिद्धू मूसेवाला के गाने ऐसे खास क्यों हैं। खैर, अब आते हैं हम एक और खबर पे, उसके बाद महाराष्ट्र की तरफ चलेंगे। आज आपातकाल 1975 में आपातकाल आज ही के दिन इम्पोज किया गया था और आज वही दिन है। और आज कुछ लोग ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार थी इंदिरा गांधी उस समय
प्रधानमंत्री थी। तो क्या क्या हुआ था वो भी अब अपडेट हम आपको बताएंगे। और उस समय 2 ऐसी राजस्थान की रानियां थी जिनको सलाखों के अंदर कैद भी रहना पड़ा था, कैद में रहना पड़ा था। और गुलबर्गा सोसाइटी गुजरात दंगे 2002 में प्रधानमंत्री को क्लीन चिट मिला था, उसके खिलाफ याचिका दायर हुआ था। उस याचिका को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जाकिया जाफरी ने और एहसान जाफरी की जो पत्नी है उन्होंने इस क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था, जिसको बरकरार रखा गया। यानी प्रधान सेवक आज भी हमारे क्लीन चिट के ही दायरे में है, वो याचिका को खारिज कर दिया गया। अब हमारे साथ हमारी सहयोगी भी है, हम आगे बातचीत करें उससे पहले हम वैशाली को माइक देना चाहते हैं कि वो कुछ खबरें आपको बताएं, फिर हम आते हैं महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, क्या होगा आज दिन भर, ये खबरें हम बातचीत करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल। तो जैसे कि अभी प्रफुल्ल ने बताया कि हमारे जो तत्कालीन उस वक्त मुख्यमंत्री थी नरेंद्र मोदी, उनको क्लीन चिट जो दी गई थी उसको बरकरार रखा गया। इसके बाद में अमित शाह का एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। मैं आपको बता दूं कि अमित शाह के इंटरव्यू से जुड़ी है खबर। जो गुजरात दंगे हुए थे 2002 में, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को जो क्लीन चिट दी थी बरकरार है, इस पर गृह मंत्री ने क्या प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान मोदी जी पर जिसने भी आरोप लगाया था, जिन भी लोगों ने, जिन नेताओं ने आरोप लगाया था, उनको मोदी जी से और बीजेपी के नेताओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। और क्या कहा है उन्होंने इशारों में कहा कि मोदी जी की एसआईटी के सामने और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जो इस वक्त ईडी के समक्ष जो चल रहा है, उसकी जो पूछताछ है उसकी तुलना आपस में की है। और इस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं शिव जी के साथ में मोदी जी को जो है कहीं ना कहीं तुलना की गई है। कहा गया है जैसे शिव जी ने विषपान किया था, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने ये जो गुजरात दंगे हुए थे इसका पूरा जो क्या कहते हैं उस वक्त जो प्रतिक्रिया चल रही थी लोगों की, उनको क्या कहते हैं कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, तो उस तरह का विषपान कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है। ये बात अभी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में कही है। इसके अलावा आपको दूसरी खबर बता देते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई है। तो पश्चिम बंगाल की जो सीपीएम इकाई है वो यशवंत सिन्हा को कहीं ना कहीं नापसंद करती नजर आ रही है, या फिर उनके कहेंगे कि उम्मीदवार पद से काफ़ी नाखुश दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम आपको बताते हैं। दरअसल पार्टी का कहना है कि इस पद के लिए जो उम्मीदवार है वो और बेहतर हो सकता था। अब इसके बाद में आपको बता दें कि इधर सिन्हा के मुकाबले में झारखंड की जो पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। अभी प्रफुल्ल ने बताया कि किस तरीके से बीएसपी ने भी उनका समर्थन दिखाया है। इसका एक कहीं ना कहीं मौका ये इस तरीके से कह सकते हैं क्योंकि वो उनका दलित एक चेहरा है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। ऊपर से अगर हम आंकड़ों की भी बात करें तो कहीं ना कहीं मुर्मू के पक्ष में ज़्यादा हमें दिखाई भी दे रहे हैं वोट। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बंगाल से सीपीएम के राज्यसभा सांसद हैं विकास रंजन भट्टाचार्य ने सिन्हा के पूर्व में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा संबंधों को देखते हुए उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठाए थे। मतलब यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पर सवाल उठाए थे, लेकिन फिलहाल अभी इस पर कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है और निराशा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दरअसल अगली खबर जो है वो हरिद्वार से है। बहुत ही अटपटी चीज़ें हमारे देश में होती रहती हैं और एक अजीबोगरीब खबर उसी से जुड़कर हमें मिली हुई है। दरअसल शादियों का सीज़न है, आप देख रहे हैं कितनी शादियां आसपास हो रही हैं, और उसी बीच एक अजीबोगरीब किस्सा हमारे सामने हरिद्वार से आ रहा है। दरअसल क्या है मामला आपको बताते हैं। यहाँ एक दोस्त ने अपने दूल्हे दोस्त पर शादी में ना ले जाने को लेकर आरोप लगाया है। कहा गया है कि उन्होंने शादी में ना ले जाकर उनका मानसिक उत्पीड़न किया है। अच्छा, ये पूरा मामला क्या आपको बताते हैं कि एक दोस्त है जिसकी शादी थी और उसने अपने ही दोस्त को शादी में नहीं ले जाया। इसके बाद दोस्त जो है वो काफ़ी नाराज़ दिख रहा है। दूल्हे दोस्त पे उसने, आपको बता दें, 50 लाख रुपए का मानहानि का केस लगा दिया है। अब 50 लाख रुपए बहुत होते हैं और दोस्त पे लगा दे, तो मैं आप पे लगा दूं तो 50 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। अब उसकी शादी हुई है, शादी का खर्चा अलग और मानहानि का 50 लाख रुपए अलग। क्या गलती थी उसकी अपने दोस्त को? दोस्त है, दोस्त की शादी में तो ले जाना बनता है। अब नहीं अच्छा, पूछा आपका दोस्त आपको नहीं ले जाएगा तो कैसा लगेगा? नहीं, बिल्कुल गलत लगता है ना। ऐसा लगता है कि यार हमारी दोस्ती इतनी अच्छी थी, हमें शादी में नहीं बुलाया तो ठीक है। इसमें आपका मानहानि का केस 50 लाख रुपए का उन्होंने केस लगाया। दोस्तों ने उसे पूछा होगा कि तुम्हारे दोस्त की शादी हुई, तुम्हें नहीं पूछा, तो बुरा लगा होगा। इतना ज्यादा उनका मानहानि हुआ है कि उन्होंने 50 लाख रुपए का
मानहानि का जो जुर्माना होता है वो लगाया गया है। तो ये अजीबोगरीब चीज़ें हमारे देश में चलती रहती हैं और ऐसी दोस्ती, ऐसा प्यार भी हमारे देश में बना रहता है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दरअसल अगली खबर जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक से है। आरबीआई ने क्रेडिट डेबिट कार्ड से जुड़े जो नियम में जो बड़ा बदलाव हुआ था, उस बदलाव को करने के लिए जो समय दिया गया था, दरअसल मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय बैंक ने जो राहत देते हुए कार्ड थे जिनका टोकनाइजेशन करना था और जिनका कहेंगे कि नियम जो थे उनको 3 और महीने के लिए बढ़ाने के लिए मांग की गई थी। तो आरबीआई ने इस फैसले के बाद अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और को ब्रांडेड कार्ड के लिए बनाए गए नए नियमों को 1 जुलाई से जो होने थे उनको 1 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी आपको कुछ समय की राहत और मिली है। तो इन सब चर्चाओं के बीच में अभी आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कितनी ज़्यादा सियासत घमासान चल रही है और इसी बीच में कल हमारे चैनल से अपडेट भी गई थी, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस पूरे जो घमासान चल रही है इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके साथ हम बातचीत करेंगे। आगे इसी पूरे मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तो हम प्रफुल्ल, आप कुछ बताएं महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में आज पूरा दिन अगर देखा जाए तो हलचल है, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। पूरी कोशिश रहेगी उनकी कि सरकार किसी तरीके से बचा ली जाए। और वहीं एनसीपी और कांग्रेस का भी ये दावा है कि अगर हम सरकार बचाने के लिए अगर जो भी करना होगा हम करेंगे। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला कि अगर हम तैयार हैं, आप जैसे चाहें हमसे करा सकते हैं, आप सरकार को हम समर्थन दे देंगे। दूसरी तरफ ये भी बात आई थी कि उद्धव ठाकरे को पहले ही दिन बोला गया था जब एकनाथ शिंदे बगावत पे उतरते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए और एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाने का पेशकश कीजिए। फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे कहते हैं कि ठीक है हम बातचीत करने को तैयार हैं। उसी रात को आनंद फानन में सीएम हाउस भी खाली कर दिया जाता है, पूरे मंत्री अपने अपने आवास छोड़ देते हैं। तो आज की जो अपडेट है महाराष्ट्र से, जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू में आपसे कि महाराष्ट्र में आखिर होने वाला क्या है आज, क्योंकि हो सकता है आज जो सियासी ड्रामा चल रहा है वो खत्म हो जाए। ये भी हो सकता है कि आज फ्लोर टेस्ट हो, ये भी हो सकता है कि कुछ विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए, उसको आयोग घोषित कर दिया जाए। आयोग और आयोग की भी लड़ाई अब शुरू हो गई है, यानी उद्धव ठाकरे 16 विधायकों को जो बागी हैं उनको आज नोटिस भेजेंगे और शिवसेना नोटिस भेजने का काम करेगी। ये स्पीकर को ये सौंपा जाएगा कि इनको आयोग घोषित कीजिए, क्योंकि कई तरह की उन पे इल्ज़ाम लगे हैं और एक अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है हर पार्टी का, या आप विधान परिषद जाएं या विधानसभा जाएं या लोकसभा जाएं तो उसके हिसाब से आपको आयोग घोषित किया जा सकता है। तो आज उद्धव ठाकरे ये भी करने वाले हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वो 16 विधायक कौन से हो सकते हैं कि जो बगावत किए थे, ये है। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये है कि आज उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है और कार्यकारिणी की मीटिंग में ये सब फैसले ले जाएंगे। वहीं आदित्य ठाकरे भी एक रैली करेंगे। आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, ये भी उस लड़ाई में एकदम जोर शोर से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से सत्ता बरकरार रहे। उसके बाद शाम को, यानी इसके अलावा 6 बागी विधायकों को तो भेजा ही जाएगा, उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे शाम को जनता से भी बात करेंगे। ये दोपहर तो 1-2 बजे करीब में ये है उनकी कार्यकारिणी की मीटिंग है। उसके बाद में उनके बेटे मुंबई में रैली करेंगे। उसके बाद शाम को उद्धव ठाकरे लोगों को भी संबोधित करेंगे, बातचीत करेंगे उनके। और ये उसके अलावा 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा जाएगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, ये भी उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि शिंदे आए हमसे बातचीत करें, वो जो चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। पार्टी को बचाना जरूरी है, बातचीत करने के लिए, क्योंकि पार्टी में ये ऐसा नहीं है कि पहली बार बगावत होता है। राज ठाकरे अलग हो जाते हैं और भी कई बार टूटता है। बाला साहब ठाकरे के बाद में पार्टी लगभग देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के कमांड में आती है। तो एक ये लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जब पार्टी का कमान संभालते हैं तो धीरे धीरे पार्टी कमजोर होती जाती है और बीजेपी कहीं ना कहीं हावी होती है, जबकि बाला साहब ठाकरे के समय में ऐसा नहीं था। ये बताया जा रहा है एक चीज़। उसके बाद में उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा, रात को उन्होंने बातचीत किया और कहा कि हम इस्तीफा पेशकश है हमारा, हम इस्तीफा देने को तैयार हैं, आप आए तो बातचीत तो करें। जो गुवाहाटी में जो एमएलए बैठे हैं तो उनसे बातचीत करने की बात चल रही है और बीजेपी के साथ हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि जा सकते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अगर एनसीपी और कांग्रेस अगर हमें धोखा देती तो हमें उतना बुरा नहीं लगता। अपने लोगों ने धोखा दिया है। यानी वो एक गाना है ना कि मेरे साथ चलते चलते कहाँ बिछड़ गए थे। और अब एक और शेर भी है, शायद उसका है, अजय देवगन की फिल्म की कोई शेर है कि हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, जहाँ मेरी किश्ती जहाँ पानी कम था। तो ये एक है कि अपनों ने ही लूटा है, जो एकनाथ शिंदे हुए या बाकी जो भी विधायक हैं, वो तो शिवसेना के ही नेता हैं, विधायक हैं, वो लोग चले गए।
उसके बाद अगर आप पूरी अगर खबर देखेंगे महाराष्ट्र की सियासत में, तो कहीं ना कहीं हमेशा से उठापटक रहता है। तो आज फाइनल होगा कि क्या होने वाला है, उद्धव ठाकरे के पालने में जाएगा या फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाती है, क्योंकि बीजेपी भी आज चुप्पी 2 तोड़ेगी। बजे बैठक बुलाई गई है एकनाथ शिंदे ने भी, तो क्या लगता है आपको, क्या मतलब क्या अपडेट नए आ सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या बड़ा अब निकल के सामने आएगा? कई दिन हो गए इस चीज़ को चलते हुए। अभी मीटिंग बुलाई गई थी तो उद्धव ठाकरे की मीटिंग में सिर्फ 13 नेता लोग पहुंचे थे, और बाकी इस तरीके से देखा जाए तो 55 नेता टोटल हैं। तो उसमें अगर 13 पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि शिंदे के साथ में कहीं ना कहीं 42 नेता हैं। तो ये जो बहुमत है उनके पास में, एकनाथ शिंदे के पास में, तो क्या लगता है आज क्या क्या नया निकल के आ सकता है? क्या कुछ नया अपडेट आएगा? क्या इस्तीफा आएगा? क्या किसी तरीके से बातचीत करके इस मसले को जो है सॉल्व किया जाएगा? क्या किया जाएगा? क्या लगता है आपको? इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि ये जो सियासी घमासान होती है उसमें दूसरी पार्टियों का बहुत ज़्यादा जो है समर्थन या फिर कहेंगे कि सहयोग चाहिए होता है। और इस वक्त देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ में हालांकि कुछ समर्थन है, लेकिन उतना समर्थन, जितना समर्थन उन्हें चाहिए उतना समर्थन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और साफ तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ में बहुमत है, ये साफ तौर पर हम देख सकते हैं। कई तरीके से फोटोज वीडियोस वायरल की जा रही है जिसमें साफ तौर पे नेताओं की एक दिखाया जा रहा है किस तरीके से भीड़ है और वहाँ पे एकनाथ शिंदे उनको संबोधित कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। और शिवसेना किसके ज़्यादा पल्ला इसमें, जिसमें जिसका ज़्यादा भारी होगा वही कहीं ना कहीं आगे सर्वाइव कर पाएगी। तो क्या आपको लगता है क्या ये दोनों वापस से मिल सकते हैं, या फिर इनका टूटना कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं सामने आता दिखाई दे रहा है? देखिए, एक चीज़ है, आप मैं ये राजनीति है और राजनीति कूटनीति से चलती है। जी। कब कौन किसके पल्ले में चला जाए कुछ पता नहीं होता है। जब नीतीश कुमार और बीजेपी अलग हो सकते हैं, फिर एक साथ आ सकते हैं, और बिहार में बीजेपी जदयू और आरजेडी का गठबंधन अलायंस हो सकता है। जब बीएसपी बीजेपी का समर्थन सपोर्ट कर सकती है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के साथ बहुत दिन अलायंस में रहे हैं। बाला साहब ठाकरे हुए, यानी अगर शिवसेना की बात करें तो वहीं पे रहे हैं। पहले कहा जाता कि शिवसेना और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं एक बताई जाती थी, और अभी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं जब से किसान आंदोलन हुआ या चीज़ें हुई तो उसके बाद शिवसेना और जो बीजेपी है उसमें काफ़ी जो कहते हैं दरार पड़ गई। तो ये दरार कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वजह रही है इन नेताओं के बागी होने की। क्या आपको लगता है कि आइडियोलॉजी ही एक मेन मुद्दा हो सकता है जिसकी वजह से ये बागी जो हुए हैं नेता, ये पार्टी छोड़ के जाने को तैयार है? तो इसकी वजह क्या है? क्या ये आइडियोलॉजी का खेल है या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो, या मैं आपको बताऊं संजय राउत ने अभी इल्ज़ाम लगाया था कि कहीं ना कहीं शिंदे जो हैं वो कहीं ना कहीं डरा रहे हैं या दबाव बना रहे हैं, भड़का रहे हैं नेताओं को। तो जिसका जवाब शिंदे ने खुद दिया था, उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दबाव कैसे बना सकते हैं, हम एक जगह मौजूद हैं और नेता आके हमसे खुद मिल रहे हैं। तो ये किस तरह का दबाव है? तो आपको क्या लगता है, क्या ये दबाव है या ये कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में जो आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ उसमें दिखाई जा रही है कि बदलती हुई नजर आई शिवसेना की, क्या वो अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे या क्या वजह थी? लेकिन ये जो बागी नेता हो गए कहीं ना कहीं इनके आइडियोलॉजीज को लेकर भी, तभी मैं जैसे अभी लेटेस्ट में जो इंटरव्यू आया है उद्धव ठाकरे का, तो पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं, बहुत बदलाव, अब चेंजेस जो आप देखने को बदलाव स्वाभाविक है, बदलाव हर इंसान के स्वभाव में होता है। कश्मीर में आप चलिए, बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनती है, महबूबा मुफ्ती जिसको कहा जाता है कि वो रूढ़िवादी है और उग्रवादी, या ये कह सकते हैं कि एक मतलब अलगाववादी नेता है, उसके साथ सरकार बन जाती है। तो शिवसेना में बदलाव होना और शिवसेना का सेकुलर फेस आना कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता है, सत्ता हासिल करने के लिए सब चीज़ें होती है। लेकिन जैसे मैं एक खबर पढ़ रहा था, उसमें पूछा गया था मैं जो शिवसेना के जो विधायक बागी, कि आप लोग किस एजेंडे के तहत भाग रहे हैं, मतलब कौन से एजेंडे को लेकर बगावत कर रहे हैं, हिंदुत्व के एजेंडे? तो करेंगे नहीं, हमें नहीं पता है कि कौन सा हिंदुत्व का एजेंडा है, बस हमें कहा गया था कि हमारा हिंदुत्व मतलब थोड़ा सा हम हट गए हैं शिवसेना के, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन सा हिंदुत्व वाला एजेंडा है। खैर, अब देखिए शाम तक तस्वीरें स्पष्ट हो जाएगी कि आज क्या होने वाला है। वहीं दूसरी खबर ये भी आ रही है कि एक जो शिव सैनिक हैं कुछ, उनके जो समर्थक हैं और विधायक तानाजी सावंत के घर पे कुछ लोगों ने पुणे के तोड़फोड़ की है, उनके ऑफिस में कुछ तोड़फोड़। तो अब महाराष्ट्र में ये सब चलने लगा है। तो खैर, महाराष्ट्र की सियासत में जो घमासान चल रहा है उसमें क्या होने वाला है, क्या होगा, क्योंकि आज लगभग ऐसा तय है कि खेल खत्म हो सकते हैं। सियासी जो ड्रामा चल रहा है
वो खत्म हो जाएंगे और वहाँ पे सरकार, एक तरफ सरकार बचाने की जद्दोजहद है, एक तरफ सरकार में आने की जद्दोजहद है। अब दोनों तस्वीरें साफ होंगी कि क्या होता है। बीजेपी भी आज चुप्पी तोड़ेगी, क्योंकि बीजेपी बड़ी आवाभगत कर रही है। सभी विधायकों का गुवाहाटी में रखा गया है, उनके असम में रखा गया है। और उसमें एक मजेदार ये भी था, चलते चलते बता दूं आपको, कि ममता बनर्जी ने भी एक तंज किया कि गुवाहाटी से यानी असम से बंगाल भेज दो सभी विधायकों का, हम बहुत मान सम्मान करते हैं। तो एक तंज कैसा था ममता बनर्जी ने। तो खैर देखिए, सियासी घमासान है और क्या होता है, जो भी अपडेट होगा आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। फिर से हम हमारा सेशन लाइव का 6 बजे आएंगे कि 6 बजे क्या होता है, तो बने रहिए आप हमारे साथ।